दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में फरवरी के आखिरी हफ्ते के 3-4 दिनों में हत्या, लूट, आगजनी और तोड़फोड़ का जो तांडव हुआ उसे मैं दंगा नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये घटनाक्रम सन 1984 के दिल्ली या 2002 के गुजरात की तरह भारतीय दंगों की एक जो पारंपरिक परिभाषा है उस पर ये खरे नहीं उतरते, जैसे वो दोनों घटनाक्रम नहीं उतरते। तो जब तक इनके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिल जाता तब तक हम इन्हें खास ढंग से प्रेरित हिंसा, उपद्रव भी कह सकते हैं। देश की राजधानी में 3 दिन लगातार बेरोक टोक हिंसा, लूट, आगजनी का जो तांडव हुआ, हमने मध्ययुगीन हमलों की कहानियां पढ़ी थीं, पर न्यू इंडिया की ये तस्वीरें उन कहानियों से ज़्यादा डरावनी लगती हैं। बीते दिसंबर महीने में हमने जामिया में लाइब्रेरी में पीटे जाते छात्रों को और अपनी हिंसा को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ते पुलिस वालों की तस्वीरें देखी थीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जनवरी के पहले सप्ताह में तमाशा देखती पुलिस की मौजूदगी के बीच वहाँ के छात्रों, शिक्षकों पर कुछ नकाबपोश हमलावरों के हमले देखे थे। और फरवरी के आखिरी सप्ताह में हमने दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में स्कूलों को आग में जलते देखा है। मज़ार, मस्जिद, फैक्ट्रियों, दुकानों, वर्कशॉप, केले संतरे से लदे ठेलों, पंचर साटने वाली छोटी दुकानों और तमाम घरों बस्तियों को धू धू जलते देखा है। कई इलाकों में दोनों समुदायों के लोगों को जान माल की भारी क्षति हुई है। आखिर किसी कानून पर अलग अलग राय के चलते, अलग अलग बिरादरी या मजहब के चलते ऐसी भयावह हिंसा हमारे समाज में क्यों और कैसे फूट पड़ती है? कहाँ से आती है इतनी सारी क्रूरता? कानून व्यवस्था की रखवाली करने वाली पुलिस हो या अन्य एजेंसियां हिंसा के चरम दौर में अचानक अदृश्य, निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? या उनका एक हिस्सा हिंसकों के साथ क्यों खड़ा हो जाता है? हिंसक भीड़ किस कदर पागल होती है कि अकेला देख किसी पुलिसकर्मी को भी मार डालती है? देश के मीडिया, खासकर न्यूज़ चैनलों का बड़ा हिस्सा इस कदर बायस क्यों हो जाता है कि हिंसा की असल वजहों और उसके जिम्मेदारों को छुपाने के लिए वो अपनी पसंद के विषय और अपनी पसंद के विलेन खोजने लगता है? आज हम ऐसे ही कुछ सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद। हमारे साथ हैं सुशील मानव जन चौक के पत्रकार हैं और उनके साथ रिपोर्टिंग के दौर में जो हादसा हुआ उसकी वो ज़रूर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं शबनम हाशमी देश की एक जानी पहचानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनहद की वो प्रभारी हैं, उसकी संयोजक हैं। तो आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत हम अजय आपसे करेंगे। जो कुछ दिल्ली में हुआ और वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के साथ ही वो उसको लेकर बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी कहानियां अब तक आ चुकी हैं। देश के लोगों को बहुत सारी बातें सुनाई जा चुकी हैं। लेकिन एक बात जो कोई ठीक से नहीं कहता, खासकर मैं टेलीविज़न चैनलों की बात करता हूं कि ये शुरुआत कैसे हुई है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? पुलिस की बात आती है, कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की बात आती है, लेकिन असल शुरुआत क्यों, कैसे होती है? क्या ये प्लान्ड था? क्या ये स्वतः स्फूर्त था या दोनों का मेल था? ऐसा लगता है कि तैयारी थी और कुछ चीज़ें ऐसी आ गईं कि एक फैक्टर बन गईं या एक प्रोवोकेशन का हिस्सा बन गईं। कैसे आप देखते हैं, अगर हम आपसे संक्षेप में जानना चाहें? नीलेश जी, मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ और हमेशा जब इस तरीके के दंगे मैंने कवर किए हैं और भारत में जिस तरीके से राइट की अगर हिस्ट्री देखे, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में 1980s में देखे या 84 में दिल्ली में ही देखे या मुजफ्फरनगर में ही देखे, मुझे कहीं पे भी इस तरीके से लगा नहीं कि वो एक तरीके से स्पॉन्टेनियस तरीके का एक वायलेंस है। और इसीलिए यहाँ पर जब मैं गया और लगातार दिल्ली में जिस तरीके से 2 महीने से माहौल है, जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ी, जितना कम्युनल रेटोरिक उन लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और उनके खुद के नेता यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जिस तरीके से सामने आकर भीड़ को उकसा रहे थे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जो शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 महीने से बैठे हुए थे, उसका एक तरीके से ये आउटकम हम देखने में देखा हमने कि किस तरीके से रिपोर्टिंग जब हमने की वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हिंदू कॉलोनीज़ पूरी तरीके से पोलराइज हो चुकी है मुसलमानों के खिलाफ। हालांकि मुसलमान कम्युनिटियों में
आप अगर अगर वहाँ पर जाए तो वो लगातार हिंदुओं को इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम हिंदुओं को मारे या उनको काटे, और इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से अगर आप लेकिन इसका हिंसा के शिकार तो हाँ, ऐसे भी लोग हुए ऐसे हैं जो भी दूसरे जो समुदाय के दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। या, लेकिन narrative। किस तरीके से हिंदुओं के बीच में अगर जाए तो वो पूरी तरीके से इस राइट का जो दोषी है वो इन एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को ठहराते हैं, इस कौम को ठहराते हैं। जो शुरुआती मंडे और ट्यूसडे को लग रहा था कि ये सीए के खिलाफ ये हिंसा उभरी है, वो वेंसडे और थर्सडे तक आकर पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक दंगा बन गया। तो इसका फ़ायदा कहाँ पहुँच रहा है? बहुत सारे अलग अलग नैरेटिव हैं जो कहते हैं इसके लिए कल अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसके लिए ऑपोजिशन जिम्मेदार हैं, हिंदू वहाँ पर कह रहे हैं इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ सीधा सीधा दिख रहे हैं कि इस तरीके का जो माहौल हुआ, इतनी जाने गई और इतने इतने लोग इतनी प्रॉपर्टीज़ तबाह हुई, उसमें फ़ायदा सीधा सीधा लग रहा है कि ये भाजपा फ़ायदा उठाने की इसमें कोशिश कर रही है। जो उनकी पुरानी जो पिछले 6 साल से पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है कि हिंदुओं को कंसोलिडेट करना है और मुसलमानों को अलग कर देना है, सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा को होता हुआ दिख रहा है। और ये जो प्री प्लान्ड की आपने बात कही, 5 जगह जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार, खजूरी खास, यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत जो हिंदुत्व एक्टिविस्ट का जो शुरुआत में मॉब निकला, उन लोगों ने मॉब को ऑर्गेनाइज़ किया। जितनी भी मैंने लोगों से बात की, हिंदुओं के वर्जन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, उन लोगों का मकसद ये था कि जो सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको जाकर पहले तोड़े। लेकिन सिर्फ उन्होंने उसको नहीं तोड़ा, बल्कि उस रास्ते में जितने भी मुसलमान प्रॉपर्टीज़ थे, ये उनके घरे थे, उनको जलाते हुए हो गए। और आप खजूरी खास जाइए, मुस्तफ़ाबाद जाइए, वहाँ पर या चांद बाग जाइए, वहाँ पे पूरी तरीके से ध्वंस कर दिया है उस प्रोटेस्ट साइट को। वहाँ पर गांधी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, इनके अंबेडकर जैसे फ़ोटोज़ हैं, उनको भी वहाँ पर जाकर उन्होंने जलाया है। और कई जगहों में वहाँ पर देखा कि जो नेशनल फ्लैग है उसको भी उन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद किया है वहाँ पर, मतलब उसको डिसिक्रेट किया है उन्होंने। शबनम हाशमी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये बात सही है कि जो 23 तारीख को जो एक संगठन ने कॉल दिया था भारत बंद का, और उस दरमियान जो जाफराबाद में धरना पहले से चल रहा था, लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक और बहुत दिनों से बैठे हुए थे, 2-1 महीने से बैठे हुए थे, तो उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 23 तारीख को जिस तरह से एक तरह से बिल्डअप दोनों ओर से होने लगा कि ये बोले कि हम दूसरी जगह भी बैठ जाएंगे जहाँ से सड़क को ब्लॉक कर देंगे, फिर उधर से भी कुछ लोग आ गए, कोई विश्व हिंदुत्व परिषद या संगठन की कोई महिला हैं उनका नाम आ रहा है, कोई अब इसके पहले कपिल मिश्रा का भी नाम आया था जो कि बहुत ही बहुचर्चित मामला है। तो ये जो चीज़ें हुई, इस दरमियान आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया होता और अवॉइड किया होता किसी भी तरह का प्रोवोकेशन को या किसी भी तरह का आपसी कन्फ्रंटेशन को, तो क्या इन चीज़ों को बचाया जा सकता था? नंबर 1। नंबर 2, अगर मीडिया ने तत्काल उस दौरान, खासकर टेलीविज़न चैनलों ने, जिनकी पहुंच घर घर है, जिनकी पहुंच ऑफिस ऑफिस है, अगर उन्होंने भी प्रॉपरली उसी दरमियान कवर किया होता और सच दिखाया होता, तो क्या समाज पर, शासन पर, एजेंसियों पर दबाव पड़ता? क्योंकि उस दिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे थे 24 तारीख को। तो ये इस पर आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने जितने दंगे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, 1984 का पहला बड़ा सिख राइट्स थे जो दिल्ली में थे, और उसके बाद 2002 और फिर मुजफ्फरनगर, जहाँ पे मैंने बहुत काम भी किया है। ये बात बिल्कुल साफ़ है कि अगर प्रशासन चाहे तो 2 घंटे कोई दंगा नहीं चल सकता। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से ना सिर्फ ये कहेंगे कि खुली छूट थी, बल्कि उनका पूरा पार्टिसिपेशन था दंगाइयों की तरफ से। जो वीडियोस अलग अलग जगह से इस बीच में आए हैं, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर दंगाई पत्थर मार रहे हैं और पुलिस साथ में खड़ी है तो पुलिस कुछ नहीं कह रही, बल्कि पुलिस भी उनके साथ मिलके जो है कई जगह उन्होंने हमले किए हैं। ऐसा सुनने में भी आया है और वीडियोस में भी आया है। और हमारी जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनका तो पूरा का पूरा जो एक उन्होंने नरेटिव इस बीच में बिल्ड किया है, सिर्फ ये 23 तारीख ऑनवर्ड्स की बात नहीं है, उससे पहले 1-2 महीने जो पूरा एक नफ़रत का नरेटिव पूरा बिल्ड किया है। और ख़ास तौर से जैसे अजय कह रहे थे कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनके दौरान उसको बहुत पोलराइज करने की उन्होंने कोशिश की है, सीए और एंटी सीए करके।
पूरा एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया कि जैसे कि ये पूरा जो सीए का विरोध हो रहा है इसे सिर्फ मुसलमानों को असर पड़ने वाला है या सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं, जबकि हमें ये मालूम है अच्छी तरह कि सीए और एनआरसी जब लागू होगा तो उसमें सब पीसे जाएंगे। जैसे आसाम में हुआ कि 19 लाख में से 14 लाख जो है वो हिंदू ही हैं जिनकी नागरिकता छीन ली गई, लेकिन इन्होंने बहुत ही गंदा एक रोल अदा किया है, एक ऐसा जो नफरत फैलाने वाला, और ख़ास तौर से ये गृह मंत्रालय का जो इसमें पूरा रोल रहा है, क्योंकि अमित शाह को मैं सीधा सीधा इसका जिम्मेदार मानती हूँ। अगर ऊपर से अगर ऑर्डर होता तो सवाल नहीं था कि पुलिस उसको नहीं रोकती, कि पुलिस अपने आप कितनी भी सांप्रदायिक मानसिकता ना रखती हो या कितनी भी एंटी दलित मानसिकता ना हो, अगर ऊपर से ऑर्डर हो तो पुलिस वही करती है जो ऑर्डर होता है। ऑर्डर अगर उसको ये है कि तुम्हें खुली छूट है, जो मर्जी करो, तो फिर वो जो मर्जी करती है, और वो हमने तांडव देखा दिल्ली की सड़कों पे। लेकिन सुशील मानव, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप घटनास्थल पर आपने लगातार वहाँ से रहकर कवर किया है, आपके साथ भी घटना हुई, आपके साथ भी बदसलूकी बल्कि नहीं कहेंगे बल्कि अमानुषिक एक व्यवहार हुआ, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है आपके मामले को। हम ये समझना चाहते हैं कि मीडिया के रोल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स को या प्रिंट मीडिया में भी एक सच दिखाने की कोशिश हुई है, लेकिन टेलीविज़न चैनलों ने शुरू के दिनों में 23-24 की बात मैं कर रहा हूँ, 23 को भले ही दंगा नहीं शुरू हुआ था लेकिन उसकी शुरुआत, उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह तैयार हो गई थी। तो 24 से जब शुरू होता है, क्या उस दरमियान मीडिया ने, टेलीविज़न चैनलों ने, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कवरेज में वो लगे रहे, उनको मालूम था या नहीं था या इग्नोर किया गया, तो क्या वो चीज़ जो है दो दिन की 23 और 24 के बीच की, वो कितनी नाजुक है, और क्या मीडिया भी इसमें जिम्मेदार है? मीडिया का तो पूरा भूमिका है, केवल दंगे में नहीं। अगर आप दंगा तो खैर नहीं बोलेंगे इसे, ये पूरा प्री प्लान था। दंगा जो होता है दो जातियों, दो धर्मों और दो उपराष्ट्रीयताओं के बीच में होता है, वो बराबर का कोलैप्स। तो मीडिया की भूमिका शुरू से ही रही है। मीडिया इस पूरे मूवमेंट को अगर आप देखें, CNRC जहाँ शुरू होता है उसको लगातार वो उसको दबाने की, जो जनता की आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। लोकतंत्र में जो उनका प्रतिरोध का अधिकार था उसको लगातार वो ख़त्म कर रही थी। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि कपड़े से पहचान करो, तो मीडिया जो है वो जूम करके 10 लोगों को छोड़ के एक लोगों के कपड़े वो इस तरीके से दिखाता है। मैं शुरू से वहाँ पे उसको कवर कर रहा हूँ, मैंने देखा है। या आप इसमें देखेंगे कि मीडिया का जो यहाँ पे NTCA या CA के सपोर्ट में जो लगातार रैलियाँ निकली हैं, इनमें जिस तरीके के स्लोगन्स लगाए गए हैं, गोली मारो, और इस पे इसकी जो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है कि उसमें पूरा नारे का 2 पार्ट हो जाता है, पूरी उसकी एक साइकोलॉजी है। लोगों ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। पहले में एक टारगेट अचीव की टाइगर बताया जाता है कि ये गद्दार हैं, और फिर उनको शूट करने को नेशनलिटी से जोड़ दिया जाता है कि आप उनको शूट कर रहे हो तो ये आपका ये राष्ट्रीयता पे अपना क्लेम कर रहे हो, इस तरीके से। तो उस पूरी क्रोनोलॉजी को, जो वो साइकोलॉजी वो बना रहे थे लगातार उस नारे के थ्रू, मीडिया ने बिल्कुल उसको बांस डो करके उसको दरकिनार कर दिया। और फिर जब वो पहली घटना शाहीन बाग में, जामिया में घटती है और शाहीन बाग में घटती है, तो वहाँ पे मीडिया उसको ले आता है और मीडिया बोलता है कि डोंट प्रोवोक द नेशन टू रिएक्ट। मतलब एक गोली मारने वाले को या बहुसंख्यक आबादी को वो सीधा सीधा इंडिया में वो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका वो रूपक करते हैं कि इंडिया है, रिएक्ट कर रहा है, जो गोली मार रहा है वो इंडिया रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से। और पूरा वहाँ पे वो उस तरीके से मीडिया करता है। और मीडिया ये 2 दिन मीडिया को मतलब वो जो था वो पूरा प्री प्लान था, देखे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मीडिया पूरा वहाँ रहेगा, और मीडिया वहाँ पे कहीं नहीं गया। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है शिव बिहार, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है और माइनॉरिटी वहाँ पे संख्या कम थी। आप बाकी जगह जहाँ भी जाएंगे, जैसे जाफराबाद है, चांदबाग है, चांदबाग में 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। वहाँ पे बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, वहाँ पे पूरा जला दिया गया है, लेकिन मीडिया वहाँ पे नहीं गई। मीडिया ने उसको उनकी भूमिका को जहाँ मतलब नाम है, जैसे मौजपुरा है, चांदबाग है, इस नाम को उछाला है। शिव बिहार कहीं नहीं आया। शिव बिहार मेन स्ट्रीम मीडिया गया ही नहीं वहाँ कवर करने आज तक। नहीं, लेकिन एक, चूँकि आपने मीडिया पर काफ़ी केंद्रित किया है, हम इसी लगे हाथ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पहले के दंगे हमने भी कुछ कवर किए हैं जब हम रिपोर्टिंग में थे, तो आमतौर पे बचाव जर्नलिस्ट करते थे, रिपोर्टर करते थे स्पॉट पे जाते हुए कि भाई कुछ हमला ना हो, लेकिन इसमें चुन कर पत्रकारों को, चाहे वो जिस संस्था के हों, उनको पीटा गया,
गोली तक लगी एक पत्रकार को, JK24 या इस तरह का नाम है, आकाश नाम है संभवतः उनका। NDTV के जर्नलिस्टों को पीटा गया। इसके अलावा न्यूज़ क्लिक के एक पत्रकार को, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनका सर फोड़ा गया, उनको टाँके लगे हुए हैं। द वायर के लोगों को काफ़ी बदसलूकी उनके साथ की गई। तो हमारा ये आपसे जानना है कि आपके साथ जो घटना घटी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले कभी किसी जर्नलिस्ट को दंगे के दौरान ये नहीं कहा गया कि तुम दिखाओ या बताओ कि तुम कैसे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्या हो, क्रिश्चियन हो। तो ये जो ट्रेंड आपने देखा, एक तो अपनी आप बीती संक्षेप में बताते हुए आप ये इसको कैसे देखते हैं, इस ट्रेंड को? बेसिकली देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैंने स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करने कहीं उस टाइम पे नहीं गया था। जो समानांतर मीडिया है, छोटे छोटे मीडिया हाउसेस हैं, उनके पत्रकार गए थे और उनके पास बहुत वो नहीं था, NDTV को छोड़ के। तो वहाँ पे ये था कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं हैं और दूसरे लोग हैं जो आप बोल सकते हो सैफरान गूंस या सैफरान टेररिज्म को लगातार वो उस तरीके की भाषा और उसको कवर कर रहे हैं। तो जब मैं मौजपुर की गली में गया, मुझे बताया गया वो वजीराबाद का रोड था, वहाँ पे रतन लाल की हत्या हुई थी और वहीं पे DCP को भी गोली लगी थी। तो हम मौजपुर, उससे पहले हम नूर इलाही, करदमपुरी, वजीराबाद और पूरा वो एरिया कवर करके हम वहाँ रिपोर्टिंग करके लौट रहे थे और फिर हम मौजपुर की गलियों में जा रहे थे। तो पहली ही गली थी, वो गली नंबर 7 थी और उस गली के बाहर वजीराबाद जो रोड था पूरा दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था वहाँ पे। और वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस थी, मौजूद थी, पुलिस नहीं, अर्धसैनिक बल। तो उस गली नंबर 7 में हमें नहीं पता था कि इस गली में हिंदू मेजोरिटी गली है, ये हिंदू मेजोरिटी गली थी और 100 मुश्किल हमें पता नहीं था। हम वहाँ लगभग 100 मीटर तक बाइक से गए होंगे। मैं पीछे बैठ के उसको लाइव कर रहा था, मेरे दोस्त थे अब्दू आज़ाद, वो बाइक चला रहे थे। हमें वहाँ पे रोका गया कि आप वीडियो कैसे बना रहे हो। हमने बताया कि हम मीडिया से हैं और फिर उन्होंने बोला कि आप आई कार्ड दिखाओ। हम आई कार्ड, बाइक से उतरे और आई कार्ड दिखाने लगे। इसके पहले ही उन्होंने हम पे हमला शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहाँ 25-30 लोगों की भीड़ आ गई। हालांकि वो गली साइलेंट थी, पहले बिल्कुल सन्नाटा था और दरवाजे बंद थे, लेकिन दरवाजे खुले, उसमें से लोग निकले, उनके पास हथियार थे। 25-30 में से 5-6 के पास तो तमंचे थे। एक ने मेरे सामने बिल्कुल उसको तमंचे को लोड किया, मेरे पेट में लगाया और बोला कि अच्छा तुम हिंदू हो। हम उनसे बोल रहे थे, लगातार डायलॉग्स करने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी हिंदू हैं, हम आपके इस एरिया में किसी गैर इरादे से नहीं आए, हम रिपोर्टिंग के सिलसिले में आए हैं, हम आपके जानने आए, फिर आप क्या बोले, नहीं आप वीडियो कैसे बना रहे थे। फिर उन्होंने लगाई और बोले अच्छा हनुमान चालीसा सुनाओ हिंदू हो तो। मैंने एक बार सुनाया, फिर दूसरा आया, उसने पूछा, फिर इस पीरियड में लगातार मार रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप पैंट उतारो। हमारा और हमारे दोस्त का एक बार पैंट उतारा गया। उसके बाद शिनाख्त, धार्मिक पहचान के लिए, जी वो धार्मिक पहचान के लिए कि हम हिंदू ही हैं। और जब हमारी शिनाख्त हो गई, उसके ठीक बाद वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और पुलिस को पुलिस वाला बोलता है कि इनको जाने दो। तो मेरा झोला था, मेरे झोले में NRC के अगेंस्ट कुछ ड्रॉप थे, उनके हाथ लगे। वो फिर बोलते हैं कि नहीं इनके खिलाफ, इनके पास तो NRC के अगेंस्ट ड्रॉप है। तो मुझे लगा कहीं दूसरा इशू नहीं है, शुरू कर दें। और मैंने झट से उनके हाथ से लिया, उसको फाड़ करके फेंका और मैंने कहा कि भाई प्रोटेस्ट में हम कवर करने जाते हैं, रिपोर्टिंग का हमें तो कोई ना कोई दे दिया होगा, किसी में हमने लेके अपने रख लिया, वो मेरा नहीं है। तो इस तरीके से वो बोले ठीक है आप फिर जाओ और पुलिस मत। अजय, हम यही सवाल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम मीडिया बोल है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपने देश में पत्रकारों के ऊपर हमले कोई नई बात नहीं है। अनेक जगहों पर हुए हैं और बल्कि मुल्क के आज़ाद होने से पहले इस देश के एक बहुत यशस्वी संपादक की तो नृशंस हत्या सांप्रदायिक दंगे में हुई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, आई थिंक 1931 में। लेकिन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बहुत यशस्वी संपादक थे और दंगों को रिपोर्ट करने के बजाय दंगों को शांत कराने वो वहाँ गए थे। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस बार जिस तरह से धार्मिक पहचान पर जोर देना पत्रकारों के, कि आप कौन हो, टेलीविज़न चैनल का नाम, अखबार का नाम, वेबसाइट का नाम और प्लस आपका चेहरा मोहरा, ये इस बार का ये जो क्या है? इस बार का जो मॉब था, मैंने 4-5 दंगे कवर किए हैं अपने करियर में और हर जगह इस बार जिस तरीके से जर्नलिस्टों को एक भयावह चेहरा दिखा जो मॉब का, वो मुझे तो कभी नहीं दिखा। मैं हर रोज़, जिस दिन एकदम पीक ऑफ द राइट्स में जाफराबाद में था और वहाँ किस तरीके से ये सारा जो मॉब है
लोगों के मोबाइल, मतलब जर्नलिस्टों को रिपोर्ट नहीं करने देना, ये पहली बार देखा। वो अगर वो मोबाइल निकाल भी रहे हैं तो उनको धमकी दी जा रही है। बहुत लोगों को तो उसी दिन सौरभ शुक्ला और अरविंद गुणशेखर का कैमरा तोड़कर उनको मारा गया। और ऐसा हो गया था कि अगर आपके हाथ में कैमरा दिख रहा है या आप कुछ नोट नोट्स पैड ले में रहे हैं। लिख रहे हैं तो आपको आकर वो धमकी दे रहे हैं कि क्या लिख रहे हो। और ये सीधा सीधा जो चेहरा मैंने उस तरीके से जो मॉब का देखा, जो शराब पिए हुए थे और लगातार साथ में जय श्री राम का नारा दे रहे थे, ऐसा हो गया था कि जर्नलिस्टों से, मुझसे उन लोगों ने ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम नारे से, लेकिन शराब पीकर कि अभी लाइव चल रहा है यहाँ पर, पहले तुम जय श्री राम दो। तो हम अपना जो काम करने गए हैं, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को और कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमने ये किया। वहाँ पर हमारे पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो हम पिट जाते। लेकिन साथ में एक ईमानदार रिपोर्टर की तरह अगर आप ग्राउंड में उतरेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से दोनों समुदायों में नुकसान क्या हुआ है, उनके लोग कैसे मरे। लेकिन ये जो पूरा मीडिया का जो नैरेटिव चला, वो एक तरीके से पूरी तरीके से करप्ट था, ईमानदार ही नहीं, डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि लगातार मैं 4 दिनों से, जब मैं ग्राउंड पे उतर रहा था, वहाँ पर टीवी देख रहा था, खास करके हिंदी टीवी चैनल्स, जहाँ पे लगातार अंकित शर्मा और रतन लाल जो मरे हैं, पुलिस कांस्टेबल और आईबी ऑफिसर, उनके नाम पर और सांप्रदायिकता का भावना फैलाई जा रही थी। जहाँ पे अंकित शर्मा मरे, जहाँ रतन लाल मरे, वहाँ पे दूसरी तरफ ही मुस्लिम समुदाय के बीसीओ लोग मरे, लेकिन उनका कवरेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और साथ में जब मैं गया था जाफराबाद में, जब सेक्शन 144 लगा था, बीजेपी के लीडर जय भगवान गोयल आकर वहाँ पर 100 लोगों की रैली निकालते हैं और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरे सामने उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुओं को रहना होगा तो खड़ा होना होगा, अगर नहीं तो निकाले जाने की स्थिति आ गई है। ये भड़का रहे हैं। लक्ष्मी नगर में चुने हुए विधायक भाजपा के, वो ऐसे माहौल में जहाँ पूरा दंगा भड़का हुआ है, वहाँ पर वो गोली मारो सालों को का नारा निकालते हैं। लक्ष्मी नगर में हर जगह में मुसलमान गलियों के बीच में घुसकर इस तरीके से उग्रवादी रैली निकालते हैं, राजीव चौक में निकालते हैं। कहीं पे भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा कि इन सब बातों का भी कवरेज है? ऐसा लग रहा है, आप जी टीवी और रिपब्लिक टीवी अगर आप देख लें तो ऐसा लग रहा है कि इस दंगों में रतन लाल और अंकित शर्मा के अलावा और किन्हीं को हानि ही नहीं हुई है। मुझे उनके मौत से काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है। लेकिन आप पूरा पिक्चर तो दिखाएंगे, अगर आप ईमानदार रिपोर्टर है तो पूरा पिक्चर दिखाएंगे। क्या ऐसा हुआ है? पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार सीए प्रोटेस्ट जो हो रहे थे देश भर में, उसको एक मुस्लिम रंग देना चाह रहे थे। जब उन्होंने झारखंड में ये कहा कि लोगों के कपड़े देखकर पता चल जाता है कि ये सीए, जब उनको ये बात पूरी तरीके से, जब प्रोटेस्टर्स ने डिफीट किया कि यहाँ इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है इस सीए के अगेंस्ट, तब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसका सांप्रदायिकरण करना है, जो कि आज रायट होने की वजह से सीए का पूरा डिबेट हिंदू और मुसलमान में बंट कर रह गया है। तो जब आपने खुद उस पर बात करने से इनकार किया तो इस तरीके से आपने अपने लोग उतारे। ये सीधा, इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि भाजपा ने इस पूरे रायट को एक तरीके से उसको, अगर सीधी तौर पे अपने जो नीचे के लोग हैं, जो मिड लेवल लीडर्स हैं, उनको निकाला, उनको उतारा गया। आप देखिए ना कौन है, विष्णु गुप्ता है, हिंदू सेना कहलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस इस तरीके से बात कर रहा है, गृह मंत्री ऐसे बात कर रहा है। आपने किसी भी सेक्युलर साइड जो है या फिर मुस्लिम रिलीजियस बॉडीज़ भी है, उनको कहीं भी आपने इस तरीके से इस स्टेटमेंट देते हुए देखा कि ये हमने नहीं देखा, कहीं ने भी नहीं देखा। जब जो है सामने, अगर कोई ये मान रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस राइट्स है तो वो झूठ बोल रहा है। शबनम, हम ये समझना चाहेंगे जो अजय ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, तो उसी के मुतालिक कि क्या सीए, एनपीआर, एनआरसी पर जो एक नैरेटिव तैयार किया गया, जिसकी चर्चा आपने भी की अपनी पहली शुरुआती टिप्पणी में, कि भाई ये जो है सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इसको कर रहे हैं, जबकि आपने स्वयं ही बताया असम का क्या उदाहरण दिया, पूरे देश के राजनेताओं के सामने असम का उदाहरण है, सोशल एक्टिविस्ट के सामने है, पत्रकारों के सामने है, आवाम के सामने है, फिर भी देश का जो मुख्य धारा का अपोजिशन है या बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, आखिर किस वजह से, क्यों इतनी डिफेंसिव हैं कि इसको मैदान में आकर उन्होंने
ये नैरेटिव बीजेपी का तैयार होने दिया या रूलिंग पार्टी का या हिंदुत्ववादी संगठनों का, और इसे देश का एक बड़ा सवाल नहीं बनने दिया, नहीं बनाया, और इसको कुल मिलाकर जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खाने में बांटने में सत्ताधारी दल को सफलता दिलाई एक तरह से। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, क्या मीडिया पर हमले के पीछे एक कहानी ये भी है कि मीडिया का वो हिस्सा जो क्रिटिकल है, उनको ये लगता है हमलावरों को कि यही वे लोग हैं जो हमारी मुखालफत केवल कर रहे हैं सड़क पर या लिखकर या बोलकर, जो अपोजिशन है वो कमरे में बंद है। बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में जो ऑनलाइन मीडिया है, जो पोर्टल्स हैं, जो या प्रिंट में भी जो प्रिंट है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, और या जो बुद्धिजीवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वही आज की तारीख में स्टूडेंट है, वही ऑपोजिशन है। जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो तो ऑलमोस्ट मरा पड़ा है। इसलिए जो भी हमला आ रहा है वो इन्हीं के ऊपर आ रहा है। और ये जो सरकार है, ये बिल्कुल आज सेमी फैशिस्ट सरकार है। इनको किसी तरह का डिसेंट कबूल नहीं है, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं यही हैं जो उनके पूरे नरेटिव में कुछ छेद कर रही हैं, और वो उनको मंजूर नहीं है। इसलिए इन लोगों पे लगातार हमले होंगे। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं ऑपोजिशन की बात, देखिए पिछले 30 सालों में जो धीरे धीरे दिमागों में जहर बोया गया है, उसको अगर काउंटर नहीं किया गया तो वो आपकी अपने दिमाग का नैरेटिव बन गया है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, लेफ्ट को छोड़ के, लेफ्ट में वो आपको कंपैरेटिवली कम दिखाई देगा लेकिन वहाँ भी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस नैरेटिव को अपने अंदर, अपने काडर में चैलेंज ही नहीं किया है। इसीलिए वो पूरी पार्टीज़ अब इतनी डिफेंसिव हो गई हैं। उनको लगता है हम एनआरसी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट का क्या होगा। हम इसके ख़िलाफ़ कोई भी इशू जो होती है, कोई भी सेकुलर इशू जो है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलने से इतना डरते हैं। कश्मीर पे नहीं बोले, 370 पे नहीं बोले, वो लिंचिंग्स पे नहीं बोले। क्या कुछ नहीं हुआ इस 6 साल में? इस मुल्क ने क्या कुछ नहीं देख लिया? सारे बुद्धिजीवियों पे हमले, एक्टिविस्ट पे हमले, सारी सिविल सोसाइटी पे हमले, मीडिया पे हमले। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो बोलने से पहले ही डर के पीछे हट जाता है। बिल्कुल आखिर में, मेरे पास समय कम है लेकिन आप जरूर इस पर अपनी बात कहें कि संवैधानिक संस्थाएं, खासकर न्यायपालिका, और दूसरी बात जो शासकीय एजेंसी, जो संवैधानिक उस रूप में भले ना हो लेकिन शासन की महत्वपूर्ण एजेंसी पुलिस, इन दोनों की भूमिका खासकर इन दंगों के कॉन्टेक्स्ट में या इस उपद्रव, इस अशांति, इस हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने एक तरफ इंटरवीन किया जिसके बाद दंगे या हिंसा या उपद्रव रुकने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुरलीधरन की बात मैं कर रहा हूँ, जस्टिस मुरलीधरन, और उसके बाद फिर एक दूसरा फैसला आया, उससे क्या असर पड़ा हम सब जानते हैं, उस पर हम टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप देखती हैं? देखिए, पुलिस की भूमिका तो बहुत ही शर्मनाक है। और जैसा मैंने कहा कि पुलिस टोटली कंट्रोल्ड है। आज गृह मंत्रालय कहे कि रोकना है तो वो करने लगेगी। आज गृह मंत्रालय कहे कि आपको खुली छूट दे रखी है, जो मर्जी कीजिए। पुलिस को खुली छूट नहीं दी जाती। अमित शाह ने कहा खुली छूट, पुलिस को खुली छूट नहीं दी जाती। गुजरात में खुली छूट दी थी मोदी ने, अब ये यहाँ पुलिस को बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ऐसे में रास्ता क्या है संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से? क्या आप संवैधानिक संस्थाएं जो है, कोर्ट, जैसा आपने कहा कि जस्टिस मुरलीधरन ने एक अच्छा फैसला दिया, लेकिन आज की तारीख में कोई भी जज वो फैसला लेता है तो या तो वो मुरलीधरन हो जाता है कि उसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, या वो लोया हो जाता है। और बाकी जो हैं वो डर के बैठ गए हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हालात जो हैं और जो प्रेशर है न्यायपालिका पे, उसमें अनफॉर्चुनेटली उन जजेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर सकें। सुशील, एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप कैसे देखते हैं इस हालात में, जब भारतीय गणराज्य और उसकी पूरी की पूरी जो एक यूं कहा जाए उसका वजूद ही एक तरह से हिलता नज़र आ रहा है? कैसे, क्या रास्ता क्या है, और उसमें मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया का सबसे जो असरदार रोल है वो यही है कि जो तथ्य हैं उसको एज इट इज़ रखा जाए, उसको लाया जाए। मीडिया की सबसे बुनियादी यही चीज़ है, ये जब ये मीडिया में हो नहीं रहा है। मीडिया का मेरे हिसाब से अब ये मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से के ओनर्स से एक्सपेक्ट करना एकदम नाइविटी होगी एक कि वो भाजपा कुछ सरकार के खिलाफ या क्रिटिकल रिपोर्टिंग करे। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है जो लोग ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जो लोग आकर तथ्य देख रहे हैं ग्राउंड पर, और अगर मीडिया उसको उनके ओनर्स उनके मना कर रहे हैं कि इसको नहीं चलाना है, कि सिलेक्टिव ट्रूथ दिखाना है अगर, तो मेरे हिसाब से जर्नलिस्टों
को अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़ा बहुत पत्रकारिता की जो इंटीग्रिटी अगर बचा के रखनी है तो उनको अपनी आवाज़ उठानी होगी। और इस दंगों में सारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जानते हैं कि कहाँ किस तरीके से ये दंगे फैले और कौन इसका जिम्मेदार है। और अगर उनको वो अगर आगे चलकर वो दिखाना चाहते हैं तो उनको खुद खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ, यहाँ रोल सबसे बड़ा है हिंदुस्तान की आम जनता का, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उठा के फेंका, जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को उठा के फेंका, वही आम जनता मोदी और अमित शाह और डोवल को उठा के फेंक सकती है। दोस्तों, अपने तीनों मेहमानों की इन्हीं टिप्पणियों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। और सचमुच ये बहुत ही चिंता की बात है। भारत की जो वैश्विक छवि है डेमोक्रेसी के स्तर पर वो गिर रही है। अभी जो पिछला ग्राफ आया है, इंडेक्स आया है, उसमें भारत की छवि बहुत ख़राब हुई है। और प्रेस फ्रीडम का जहाँ तक सवाल है, हम लगातार लुढ़क रहे हैं और यकीनन अगले साल जो इंडेक्स आएगा प्रेस फ्रीडम का, हर साल वो आता है, उसमें हम और नीचे लुढ़क जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो ये स्थितियां बनी हैं उसमें जो जिस तरह के नारे लग रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आप जानते हैं क्या है, तो ये गद्दार भी कोई तय कर दे रहा है एक खेमा और फिर वो एक्शन बता रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए। न्याय नहीं कह रहा है, न्याय का कोई मंच नहीं कह रहा है, एक खास रंग के लोग बता रहे हैं कि कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है। तो ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। और इसी तरह का मंजर हमने आज़ादी के फ़ौरन बाद देखा था जब महात्मा गांधी की नृशंस हत्या हुई थी। बहुत ही जहरीला माहौल था, ऐसे नारे भी कई जगह लगाए जाते थे। और उस वक्त तो दोस्तों बापू थे, राष्ट्रपिता थे, लेकिन आज तो राष्ट्रपिता नहीं है। तो किसकी हत्या की ये साजिश है? क्या वो जहरीला ये माहौल कहाँ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय बापू थे, आज बस संविधान बचा है, तो ये संविधान की हत्या की साजिश तो नहीं है, उसकी तो कोशिश नहीं है। इस राष्ट्र राज्य की अगर आत्मा पर ही हमला होगा तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे आप? कोई भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।